कोई मेजरमेंट होते नहीं है ना, उन्होंने कोई मतलब बॉडी को सही रखने वाले सिग्नल्स तो रखे नहीं है उसके लिए। वो तो आर्टिफिशियल है पूरे, उन्होंने उनका कैलकुलेशन भी, क्योंकि नेचर जो है उसको नॉलेज है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल डेवलपमेंट हो रहा उसको तो नहीं आइडिया है ना कि आपकी बॉडी के लिए किस फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल सही रहेंगे और किस फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे गलत। तो ये चीज थोड़ा चल रही है। अच्छा, और यदि बात करें कि आपकी बॉडी में भाई इतने सारे अवयव हैं, जैसे बुद्धि मन है ना, जिसको चित्त कहते हो आप ब्रॉडली, और शरीर के दूसरे अवयव हैं है ना, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, जैसे सांख्य योग में आप कहते हो कि 24 अवयव हैं। तो इन सब अवयवों को जो धारण करने वाला जो आत्मा है, तो चलो ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस से तो आप आत्मा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। हम बाकी जो मन है, इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर फैक्टर जो आपकी बॉडी या हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो है मन। और मन जो है वो एकदम फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो है, वो कोई लॉजिक नहीं समझता है। एक बच्चे की तरह होता है, उसको बहलाना फुसलाना पड़ता है। आप सोचो उसको कोई लॉजिक से समझाओगे तो लॉजिक से नहीं मानता है मन। दिमाग आपका लॉजिक से मानता है, लेकिन मन जो है वो बावरा ही होता है, वो बच्चा ही होता है। और वो एक सफेद कपड़े की तरह है मन। आप उसको काले रंग में डुबोगे तो काला हो जाएगा, आप उसको नीले रंग में डुबोगे तो नीला हो जाएगा, फिर दोबारा उसको हरे रंग में डुबोगे तो हरा हो जाएगा, फिर नारंगी रंग में डुबोगे तो नारंगी हो जाएगा। तो मन वैसा है, मतलब जहां लगाओ, जहां वो डूब जाता है तो फिर वही चीज उसको पसंद आने लगती है। तो हैबिट फॉर्मेशन जो है वो मन ही करता है, आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं लाइफ में। और इवन आपका जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं आपका मन से कनेक्टेड है। ये मन जो है, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड को भी एक तरह से मास्टर कर रहा होता है। और मन ही जो है आपका जो चित्त है, वही आपके हार्मोन्स रिलीज करता है। दिमाग को सिग्नल मतलब पहले मन से ही मिलते हैं। तो और हार्मोन्स क्या है, मतलब हार्मोन्स एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। वह आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके उनको रिपेयर भी करते हैं, उनको एक्टिव भी करते हैं, है ना। कुछ क्रियाएं जैसे रुकी होती हैं तो हार्मोन्स वहां पे जाते हैं तो वो क्रियाएं चालू हो जाती हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल ले लो आप। मेटाबॉलिज्म आपको लगता है कि ये वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसमें भी आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स जिनको आप कहते हो, वो जाके उस चीज को इग्नाइट करते हैं, वो उस चीज को एक्टिव करते हैं। एक तरह से कैटलिस्ट आप कह सकते हो उनको। तो हार्मोन्स भी रिलीज करना जरूरी होता है। तो मन आपका यदि स्वस्थ है तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहनी ही रहनी है। और उसका आत्मा से उतना ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। आत्मा आपके एक तरह से मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या फिर आपका जो मोराल है, आपका जो आत्मबल है, और कुछ करने की मतलब जो इनर इच्छाएं होती हैं, है ना, वो सब के लिए ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप यदि जब तक आपका मन जो है वो मतलब अच्छा नहीं करोगे, तब तक आपकी बॉडी में उतना तेजी से सुधार नहीं होगा। बॉडी मतलब बोले तो हेल्थ ना, आपकी बॉडी की हेल्थ। तो मन जो है वो एक तरह से बेस मटेरियल है आपकी अच्छी हेल्थ का। तो मेंटल हेल्थ मैटर्स। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो बॉडी में रोग वगैरह उत्पन्न नहीं होंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कोई अन्न उगाते हो, अनाज उगाते हो, तो अनाज उगाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वैसे ही तब तक कोई भी रोग, कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं हो जाती, नहीं होती, जब तक उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता हो। यदि आपका मन बहुत ही नेगेटिव है, आपका आजू बाजू के लोग नेगेटिव हैं, या आपका आपके आसपास का एटमॉस्फेयर नेगेटिव है, तो वो आपको प्रभाव आपके मन को प्रभावित करने लगता है। या आपका मन खुद ही नेगेटिव है, वो प्रभावित करने लगता है। तो कहीं ना कहीं रोगों के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है। कहीं ना कहीं रोगों के लिए आपको एक मतलब कंडीशनिंग मिल जाती है। तो अंदर ही अंदर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और यदि वही मन आपका एकदम स्वस्थ हो जाए, तो फिर वो फर्टाइल ग्राउंड उनको रोगों को नहीं मिलता है। फिर जो बॉडी रिपेयर करने वाली चीजें हैं, या बॉडी को अच्छा बनाने वाली चीजें हैं, या आपके सेल्स को रिपेयर करने वाली चीजें हैं, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को रिपेयर करने वाली चीजें, वो उनको फिर एनवायरनमेंट मिलता है। तो मन को मतलब आपको कंट्रोल करना, प्लस मन को स्वस्थ रखना या मन को प्रसन्न रखना, एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट प्राचीन काल से रहा है। अपन यदि सोचे कि नहीं अभी ऐसा है नहीं,
पहले लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो अपने मन को मतलब बिजी रखते थे या प्रसन्न रखते थे, और वो स्वस्थ भी रहते थे। तो अभी की हम यदि मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात देखें तो हम उस पर ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाते। किसी की हॉबीज हैं, तो हॉबीज वो किसी ने कुछ जबरन में हॉबीज बना ली हैं, उसमें उनको वो मजा आता नहीं है। या फिर किसी ने कुछ हॉबीज मतलब नेचुरल उनकी हॉबीज हैं, लेकिन उसमें उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। या फिर उनका मन जो है हमेशा खिन्न रहता है ना, अनप्लीजेंट रहता है। या फिर मन जो है कोई दूसरा आके नेगेटिव कर देता है, या फिर सोशल मीडिया में इतना वो इन्वॉल्व है कि वहां से वो नेगेटिव हो रहा है। या आसपास के कुछ टॉक्सिक लोग हैं उनके थ्रू वो नेगेटिव हो रहा है। या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिविटी से भरा है, तो नेगेटिव हो रहा है। तो मन नेगेटिव होने के या फिर कमजोर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब उन कारणों पे आप भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। खाली मोटिवेशन से कुछ काम नहीं होता। मोटिवेशन 5 सेकंड 5 मिनट वाली चीजें हैं, है ना, कि आपने मोटिवेशन लिया और 5 मिनट में वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। आप पे हावी हो जाएंगी इंस्टिंक्ट, है ना, इंस्टिंक्ट वाली चीजें हावी हावी होने लगती हैं। क्योंकि इंस्टिंक्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टिंक्ट है क्या। मतलब अब जैसे हम बात करें अपने दिमाग की, तो भाई हमारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा है वो एकदम आदिकाल से जो चला आ रहा वो वाला हिस्सा है, जो मतलब पार्श्विक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। क्योंकि पार्श्विक प्रवृत्ति नहीं होगी तो कुछ काम ऐसे हैं लाइफ में जो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो भी जरूरी है ना। तो मतलब मन पे आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा यदि आपको स्वस्थ रहना है। मन, अब एक अपने यहाँ कहावत भी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो कहावत ही इसलिए बनी है कि मन आपका यदि प्रसन्न रहता है तो आप स्वस्थ रहते हो। आप मतलब आपको पवित्रता की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। गंगा में स्नान के जैसा है मन, यदि आपका चंगा है तो, मन सही है तो वही चीज है। इवन जो अपने यहाँ जो मतलब देखा है कि पानी जो है, पानी का मन से बहुत मतलब संबंध है ना। और दूसरा चंद्रमा से भी मन का बहुत संबंध है। तो चंद्रमा भी आपके मन को इम्पैक्ट करता है। इतना किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठ के चंद्रमा इम्पैक्ट कैसे कर देता है हमारे मन को। पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि मतलब लोग थोड़ा ज्यादा, पागल लोग और पागल हो जाते हैं, और जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो और ज्यादा उमंग में आ जाते हैं। तो ये चंद्रमा की कलाएं भी हमारे मतलब मन को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और यदि सूर्य को की बात करें तो सूर्य जो है वो मतलब हमारी आत्मा को प्रभावित कर रहा होता है, और चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित कर रहा होता है। और रात में आपने देखा होगा कि मन थोड़ा ज्यादा भटकता है, दिन में कम भटकता है। दिन में मतलब एक तरह से आत्मा की प्रबलता रहती है, रात में मन की प्रबलता ज्यादा होती है। जिस तरह से दिन में सूर्य की प्रबलता ज्यादा होती है और शाम को, रात में मतलब चंद्रमा की प्रबलता ज्यादा होती है। तो ये मतलब मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। और यदि हम बात करें अ, हमारे हेल्थ की, है ना, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, तो इसको 3 कैटेगरी में आपको देखना चाहिए: दैहिक, दैविक, भौतिक। ना, दैहिक दैविक भौतिक अ, मतलब हमारे यहाँ एक रामचरितमानस में चौपाई भी है: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम नाम नहीं काहुई व्यापा। मतलब एक पर्टिकुलर प्रसंग में ये चौपाई कही गई है, तो उसमें तीनों तापों का मतलब एक तरह से वर्णन है कि भाई आपके जो ताप हैं या कष्ट हैं या रोग हैं या परेशानी है, वो 3 तरह से हो सकती हैं। कि भाई एक तो आपकी दैहिक, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड ना, कि आपकी बॉडी में कोई रोग है। और बॉडी का मतलब ये बस नहीं कि खाली बॉडी, बॉडी के अंदर जितने भी अवयव हैं, जो 24 अवयव हैं, मन बुद्धि अहंकार जो भी चीजें हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, उससे कोई भी रिलेटेड व्याधि है, बीमारी है, वो आपका दैहिक मतलब व्याधि में आ गया। इसके बाद आप करो भौतिक। तो भौतिक व्याधि में मतलब बाहर की चीजें आ जाती हैं, जैसे कि भाई आपको चोट लग गई, या फिर आपका मतलब मोबाइल टूट गया, या फिर बाहर की कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी खराब है, या फिर मतलब बाहर से रिलेटेड, आउटर वर्ल्ड जो भी कह लो, भौतिक जगत से रिलेटेड जो भी व्याधि है, तो वो आपकी भौतिक व्याधि में आ गई। और एक होती है दैहिक, दैविक, और फिर मतलब दैविक। दैविक बोले तो डिवाइन। डिवाइन मतलब एक तरह से एस्ट्रल वर्ल्ड भी हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, या डिवाइन वर्ल्ड भी हो सकता है, सूक्ष्म जगत भी हो सकता है, और ईश्वरीय जगत भी हो सकता है। तो वो भी आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि भाई ये सब चीजें उतनी मायने रखती नहीं है। नहीं, ये बहुत मायने रखती हैं। तभी हमारे
मतलब कल्चर में स्टार्टिंग से स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है, या प्रार्थना को, प्रेयर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये प्रेयर्स हैं, या फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी है, या फिर हम जो भी मतलब अपने रहन-सहन भारतीय पद्धति में करते आए हैं अभी तक, उसमें इन सब चीज़ों को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया था? क्योंकि दैविक जगत हमारी बॉडी को, हमारे रहन-सहन को, हमारे जीवन को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रहा है, वो और शुरू से करता आ रहा है। तो इसलिए हमने इतनी सारी प्रेयर्स भी बनाई थी, वो प्रेयर वर्क करती हैं। जैसे कि अ, मतलब बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आपने सुना होगा, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट किस तरह से काम करता है। तो वो तो एक छोटा-सा जैसे एग्ज़ा ध्यान करने के लिए ना आपको सभी स्तर पे तैयारी करनी पड़ती है। शारीरिक स्तर पे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 12 तलों पे है ना, 12 डायमेंशनल है। 7 तो दिखता है और बाकी 5 दिखता नहीं है। मतलब प्रकृति में 12 लेवल पे मैंने ऐसा 7 तक तो समझ में आया था, अभी 12 तक पहुंच गया कि नहीं 12 है, 7 नहीं है, 7 चक्रा नहीं है, 12 चक्र। 12वें चक्र मतलब आप प्रकृति में मर चुके, तो वो 12th बॉडी है आपकी। तो हर स्तर पे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। तो शारीरिक स्तर पे खान खाना पीना अच्छा रखिए, सात्विक रखिए। मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ धन या भोजन या अन्न, उसको खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि घर में ऐसी कोई कमाइयाँ आ रही है, जैसे कोई रिश्वत की कमाई है या ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेहनत से नहीं आई है, किसी का गिफ्ट किया हुआ है, दान किया हुआ है, उससे घर का अन्न नहीं आना चाहिए। घर का अन्न आपका उसी से आना चाहिए जो आपकी मेहनत का, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका ध्यान व्यान कुछ नहीं होने वाला है, असंभव है। क्योंकि आपके ध्यान मन चाहिए ना, मन जो है वो अन्न से बनता है। जैसा अन्न खाएंगे, जिस भाव से खाएंगे, उस भाव से आपका मन बन जाएगा। और सात्विक मन नहीं बनेगा तो साधना नहीं हो पाएगी। तामसिक मन, राजसिक मन से सात्विक साधनाएं नहीं हो सकती। मन का सात्विक होना भी जरूरी है, उसके लिए भोजन अच्छा रहना चाहिए। नॉनवेज कभी कभी खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज जितना अवॉइड करेंगे, जैसे ही आप नॉनवेज अवॉइड करने का संकल्प लेते हैं तो प्रकृति उस चीज़ को रजिस्टर कर लेती है कि यार यार ये अब ये जो जीव है ये दूसरों के प्रति संवेदना रखने लगा है। तो आप खाओ ना खाओ वो आपकी प्रॉब्लम है, मगर प्रकृति भी इस चीज़ को नोटिस करती है कि नहीं अब ये एक मानव से ऊपर जाके देवत्व की तरफ जा रहा है। देवत्व मतलब वही है, हायर डायमेंशनल बीइंग है ना। देवी देवता मतलब वही है। तो वो मनुष्यत्व से ऊपर देवत्व की तरफ जा रहा है, तो वो प्रकृति रजिस्टर कर लेती है कि नहीं अब इसने एक संकल्प लिया है कि भाई मांस मछली जो भी खाते हैं लोग, मैं नहीं खाऊंगा, भले ही कितना भी स्वादिष्ट हो जो भी हो। तो फिर वो एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप संकल्प लेंगे कि भाई मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो वो फिर प्रकृति रजिस्टर कर लेती है और आपको उसका रिवॉर्ड कहीं 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 से देने लगती है, थ्रू सम गाइडेंस, थ्रू सम बेनिफिट। कुछ कुछ होने लगेगा लाइफ में, आपको पता नहीं चलेगा। पता चलने लगेगा धीरे धीरे, जब कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो जाएगा तो आप प्रकृति की चालों को समझने लगेंगे। फिर यहाँ से ये मैसेज आया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो दिखने लगेगा। सब सब सुव्यवस्थित है, बहुत सुव्यवस्थित है। तो जैसे जैसे अपनी कॉन्शियसनेस का दायरा, जैसे जैसे आपकी चेतना विस्तारित होने लगती है, तो आपको प्रकृति की हर चाल समझ में आती है, हर कदम पे दिखने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। ये बात और है कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो सर्विस टू सेल्फ वाले जो हैं, या अहंकारी जो साधना जो मतलब जो खुद की प्रगति करवाने जो वाले जो लोग ना, स्वार्थी जो ग्रुप, रेप्टिलियंस ग्रुप भी बोल सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो लोग हमेशा प्रकृति अप्रकृति की तरफ ले जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलाइजेशन, या जो भी आप लाइक प्रकृति से मतलब अननेचुरल जो भी चीजें हैं, वो समझ लीजिए सात्विक नहीं हो सकती, और आपको साधना से दूरी ले जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से जुड़ा रहेंगे उतना नुकसान है, जितना प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना आपका मतलब फायदा होगा, ऐसा रहता है। तो मतलब शारीरिक स्तर पे ध्यान दीजिए, तो क्या खा रहे हैं वो एक है। फिर उसके बाद मन के स्तर पे, उसके ऊपर जाओगे सूक्ष्म, तो प्राण,
प्राण जो बनते हैं, प्राण शरीर सेकंड लेवल का, वो बनता है पानी से। तो पानी भी पीते समय मतलब ध्यान रखिए कि भाई आपके प्राण उसी से बनने वाले हैं। तो खान पान इसलिए बोलते हैं कि आपका खाना पीना जो भी है वो अच्छा रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। नहीं रहेगा तो कोई बहुत नुकसान नहीं है। और हाँ, आपको यदि आगे जाना है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं हायर डायमेंशनल बनने के लिए। थर्ड लेवल पे आपका माइंड, मन शरीर, मनोमय कोश भी बोलते हैं लोग। पहला अन्नमय कोश अन्न से बनता है, फिर दूसरा प्राणमय कोश जो पानी से बनता है। मैं वही बोल रहा था अभी, जो डेथ हो रही थी ना उनके विषय में बोल रहा था कि वो प्राण शरीर कट जा रहा है, इसके कारण एकदम से कोलैप्स हो जाता है आदमी, क्योंकि प्राणमय कोश और अन्नमय कोश डिस्कनेक्ट हो गए। हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, अरे इसके प्राण चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब प्राण शरीर विलीन हो गया प्रकृति में। बचा हुआ डेड बॉडी जो है उसका कोई यूज नहीं। वो अन्न अन्न से बना था, वो पंचभूत का बना है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, राइट। जो भी पांच एलिमेंट्स हैं, अर्थ वाटर एयर, वो सब जलने के बाद वापस प्रकृति में मर जाते हैं। बट बचा हुआ जो शरीर है, डेल्टा शरीर, एक तो प्राण है वो उड़ गया, बचा जो है आपका जीवात्मा है। मतलब आपकी आत्मा के ऊपर जो कवरिंग लेयर है वो जीवात्मा की रहती है। जैसे उसके ऊपर मन शरीर रहता है, ज्ञान शरीर रहता है, आनंदमय कोश। तो आत्मा, आपकी आत्मा जो भी है, जितनी भी सूक्ष्म चीज है, वो एग्जिस्ट तो करती है। उसके आपके वो आपकी जीव का लेयर रहता है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। कई बोलते हैं ना, अरे ये आत्मा भटक रही है। वो आत्मा भटक रही है मतलब जीवात्मा भटक रही है। हम उसको इन जनरल वर्ड बोल देते हैं जो आत्मा है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, साक्षी भाव में, मतलब वो हर कण में ही आत्मा बसी हुई है। परमात्मा का जो शरीर है ना, वो पूरे हर हर जगह पे है। आपके मोबाइल फोन में के सेल्स में भी वही वाइब्रेट कर रहा है, आपकी जो तरंगे हैं उसमें भी वही वाइब्रेट कर रहा है, आपकी आत्मा में भी वही वाइब्रेट कर रहा है। हर जगह आत्मा है। मगर आपको जो सेपरेट बनाते हैं, आपका ईगो, आपका खुद का अस्तित्व, उसके ऊपर लेयर्स रहती हैं जो आपको सेपरेशन में रखती है ना, द्वैत भाव में रखती है कि मैं अलग हूँ, मैं कुछ हूँ। तो मैं कुछ हूँ, ये फीलिंग तभी आती है जब आत्मा के ऊपर लेयरिंग्स आती है इग्नोरेंस की। तो उसमें लेयर बनती है सब। पहला लेयर है मतलब जीवात्मा, मतलब आपका जो शरीर है वो चला गया, प्राण शरीर भी चले गए, अन्नमय कोश भी चला गया, बचा हुआ जो भी है वो आपकी जीवात्मा है। मतलब ये आत्मा के ऊपर की लेयर, उसमें ज्ञान शरीर भी है, मन शरीर भी है। मतलब आपका मन रहता है। जो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, उनका मन रहता है, उनके मन में फीलिंग्स रहती हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग महलों में भटकते हुए, रानी राजा महाराजा है, इसी कहानी हम सुनते हैं, क्योंकि उनका मन अटक जाता है। तो मन शरीर रहता है मरने के बाद भी, मन रहता है, उसमें सारे संस्कार रहते हैं। अभी हम नैरासिस्टिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नैरासिस्टिक जो फील, आपके जो भी संस्कार हैं वो सब मरने के बाद भी, कुछ लोग मरने के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड नहीं रहता ना, सिर्फ एक तरफा चलता है। मारना है, बदला लेना है। यदि किसी ने मार दिया धोखे से, तो जीवात्मा जैसे उसको मुक्त नहीं हो पाई, तो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। उनके मन में रहता है, नहीं मेरे को बदला लेना है, बदला लेना है, तो वो ढूंढते रहते हैं उनको। उनके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आता, सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, मुझे बदला लेना है। क्योंकि मन के विचार वहां अटक गए, तो वो फिर वहीं अटकते सालों साल अटकते रहता है, जब तक उसको वहां से मुक्ति ना मिल जाए। ऐसा रहता है। तो ये सब आपके अलग अलग लेवल पे शरीर काम करते रहते हैं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो ये सभी लेवल पे काम होता है, धीरे 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 धीरे। तो जब आप मन पे जैसे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर मन के शरीर पे भी अलग लेवल पे असर करता है। देखिए, पहले आप योगा करिए। योगा करेंगे तो आपके अन्न में, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी पे असर होगा, योगा, ठीक है। फिर प्राणायाम करिए। प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम, जो रामदेव महाराज करवाते हैं। तो वो पहले योगा करवाते हैं, फिर प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम मतलब प्राणों पे असर करता है वो। अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो स्टैंडर्ड प्राणायाम है रामदेव महाराज जी के, वो बहुत है, उसको करना चाहिए। फिर थर्ड लेवल है आपका मन शरीर। मन के लिए फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मतलब तीन है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। और जब जो है वो भक्ति योग में आता है। तो भक्ति योग में सब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, जहां मन किया आप जब कर सकते हैं। मगर जब करने के भी तरीके हैं। यदि आप प्रॉपर आसन में बैठ के, माला रख के, प्रॉपर नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के करते हैं, तो वो जब करने का अच्छा फल मिलता है।
उससे आपके पुराने जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, मेडिटेशन से भी होते हैं। और साधना का जो है वो मतलब सेवा, सत्संग और साधना, ऐसा 3 स्पिरिचुअल जो फाउंडेशन है। यदि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो आपको तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। शरीर के लेवल पे तो मैंने बता दिया है, योगा, प्राणायाम। मतलब आपकी बॉडी में भी डिजीजेस नहीं रहना चाहिए, प्राणायाम करके आपके प्राण के शरीर बराबर चलने चाहिए। फिर आपके आप चक्रों पे मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे आपके जो बॉडी के जो चक्र है, मेन 7 चक्र हैं, 6 तो शरीर में, 7 पाँच शरीर के ऊपर, और ऊपर के 5 भी शरीर के ऊपर ही हैं। 12 चक्रों पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे आपके चक्र बराबर चलने लगेंगे, चक्र बराबर चलेंगे तो प्राण शरीर एकदम बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए अनुलोम विलोम किया जा सकता है, और मेडिटेशन, चक्रों पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, चैंटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करके आपका प्राण शरीर बैलेंस होगा। खाना पीना सही रख के योगा करके आपका अन्नमय कोश बैलेंस होगा, फिजिकल बॉडी। फिर आप मेडिटेशन करेंगे, मंत्र वगैरह जब करेंगे तो आपका मन शरीर बैलेंस होगा। फिर ये जब तीनों आपका बराबर हो गया वर्क, फिर आपको फोर्थ बॉडी में जब आप एंटर करने लगते हैं तो आपको डीप 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 जाने लगेंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, समाधि का अनुभव होने लगेगा। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, आपको इस तरीके की एक्सपीरियंसेस होंगे। फिर आपका जो है ना अंतर्मन जागृत हो जाता है। फिर आपको एक्चुअली फिर एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो नेचर स्वतः ही आपको गाइड करने लगती है। जब वो देख लेती है कि भाई अभी मेरे, एक्चुअली गाइड अभी भी कर रही है, बट हमारे रडार में ना वो कैच नहीं होता है। हमारा जो रडार है ना वो, रिसीवर काम ही नहीं कर रहा, तो वो सेंडर करेगा क्या, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर तो 24 घंटे चलता रहता है, रिसीवर ही हमारा कहीं और ट्यूनिंग में रहता है, जिसके कारण आपका बराबर से मैसेजेस इंटरसेप्ट नहीं हो पाते। जैसे आप शांत रहने लगते हैं, निर्विचार रहने लगते हैं, सेरेनिटी वर्ड है ना, सेरेनिटी, सेरेनिटी वर्ड है एकदम। तो वो वर्ड बड़ा अच्छा है, इंग्लिश वर्ड सेरेनिटी। सेरेनिटी में जो रहता है, मतलब अपनी प्रेजेंट अवेयरनेस में रहिए और शांत रहने की कोशिश करिए, तो आपको वो मैसेजेस डिकोड होने लगेंगे कि अरे क्या बता रही है प्रकृति, आपको कैसे रास्ता तय करना है। क्योंकि हर आदमी का रास्ता इंडिविजुअल ही तय करना होता है और वो यूनिक होता है। तो आपको कुछ दिनों तक तो गाइडेंस मिलेगा, मैंने जैसे मैंने कुछ बोल दिया, यूट्यूब से कुछ सुन लिया, किसी गुरु से कुछ सुन लिया, तो धीरे धीरे वो आपको सुनते रहना पड़ेगा, जब तक आपका अंदर में बैठा हुआ गुरु जागृत, का जो अंतर्मन जागृत है, आपको सुनने के काबिल हो जाओ, जब तक तब तक वो तो बोलता रहता है, संवाद चालू रहता है। आपके अंतर्मन से जब संवाद, वो जो बोल रहा है उसको सुनने लग जाओगे, प्रॉपर मैसेजिंग को, तो आपको फिर एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यहाँ पर ये हो गया, अरे प्लेयर आ गया, अरे वो सब प्रश्न चले जाएंगे, वैक्सीन का क्या होने वाला है। वो सब चीजें तभी तक मायने रखती हैं जब तक आप बाहर मुखी हो। जैसे आप अंतर्मुखी हो जाते हो, अंदर के संवाद ही इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं अपनी लेवल पे बता रहा हूँ, मुझे तो मैक्सिमम पता चल जाता है। यदि उस मोमेंट पे नहीं पता चलता तो कुछ दिनों बाद पता चल जाता है, मेरा अंतर्मन मुझे बता देता है, या फिर मुझे कोई डिवाइन ड्रीम आ जाता है, मुझे आंसर्स मिलते रहते हैं। तो वो साधना करते करते वो स्टेज आ गई है अभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अपने अपने अचीवमेंट के तौर पे नहीं, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाएगी आने वाले समय में ऐसा ऐसा हो सकता है, उस रास्ते पे चलेंगे। और मैंने एग्जैक्टली आपको वही बताया जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, इन चीज़ों को मैंने किया है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज भी किया हूँ, मैं संजीव मलिक जी के पास भी किया हूँ, हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स किया हूँ, शिव योग फाउंडेशन से, अवधूत बाबा शिवरन से मैंने हीलिंग के एडवांस कोर्सेज किए हैं। असेंशन ऑफ एंसेस्टर्स का कोर्स किया है, अपनी मृतात्माओं की, मतलब है अधोगति के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए, जो भी बोलते हैं असेंशन इंग्लिश में वर्ड है। तो वो सब कोर्सेज किए हैं। तो हर कोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है। आर्ट ऑफ लिविंग का किया है, थोड़ा बहुत रामदेव महाराज का तो फ्री में आता है टीवी में, तो उससे भी सीखने की कोशिश की है काफी कुछ। मतलब हर चीज आप प्रयास करोगे तो छोटे छोटे लेवल पे वो आपका वैल्यू एडिशन होता रहेगा। बोलने का मतलब ये है, धीरे धीरे वो, ये वाला धन नष्ट नहीं होता है, बाकी सब धन नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे, मकान, धन दौलत, सोना चांदी, सब नष्ट हो जाएगा। वो अनित्य है, इसलिए नित्य अनित्य बोला जाता है। वो अनित्य की कैटेगरी में आता है कि कोई वो सब चीजों का उतना है वैल्यू तब तक है जब तक वो एग्जिस्ट करती है। जिस दिन गई तो फिर गई। आज है ये मकान, कल को अर्थक्वेक आ गया, या हार्प डाल दिया किसी इल्यूमिनेटी ने, तब भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन इधर वे वो सब नष्ट हो जाएगा किसी न किसी दिन। बस आपका जो मेडिटेशन से कमाया हुआ धन है,
जब से कमाए, भक्ति योग से कमाए हो जो धन है, मतलब सेवा सत्संग साधना। तो सत्संग करते रहिए, जैसे अभी सत्संग ही है एक तरीके का। एक सेवा है कि किसी की एक्चुअल में सर्विस करिए, हेल्प करिए। सिर्फ साधना करने से काम नहीं चलेगा, तीनों होना चाहिए। सत्संग जरूरी है, दूसरों को सुनना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है, और सेवा करना भी जरूरी है। फिजिकल कंट्रीब्यूशन थ्रू मनी, आप पैसे के दान भी दे सकते हैं किसी अच्छी संस्था को, या खुद से किसी गरीब को जो आपको लगता है जरूरतमंद है उसको हेल्प कर सकते हैं। या पैसे से नहीं तो आप फिजिकली हेल्प करके दे सकते हैं किसी की मदद निस्वार्थ भाव से। उसका भी जरूरी है। वो बैलेंस नहीं रहेगा ना तो आपकी ग्रोथ ग्रोथ सही नहीं होती। पहले मैं सिर्फ साधना साधना में लगा रहता था, मुझे भी कोई गाइड करता था यहाँ पे, पंजाबी थे बेचारे, गाइड करते थे। समझ में नहीं आता है थोड़ा शुरू में, अरे क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, बट वो बाद में लगता है अरे नहीं अभी समझ में आता है कि वो सही बोलते थे। तो तीनों पे लेवल पे काम करना चाहिए, सेवा सत्संग साधना, सेवा सत्संग साधना, ये तो आपका मतलब दिनचर्या होनी चाहिए, दिनचर्या। और फिर बाकी कुछ करना ही है तो फिर वही है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, योगा प्राणायाम meditation, इसकी साइकिल चलती रहनी चाहिए। और ऐसे ही दिनचर्या में सेवा सत्संग साधना, सेवा इतना करते रहिए, तो थोड़े दिनों में आपकी कार्मिक बैगेजेस लॉस हो जाएंगे, हल्का हो जाएगा मन और बॉडी, और पूरे आपकी जो आत्मा भी है ना, जीवात्मा में इतना बोझ रहता है कर्मों का, भारी रहती है, हल्का लगने लगेगा। छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगा। हर चीज हम विचलित करती है, मैं देखता हूँ लोगों को हर चीज में लगे रहते हैं। वो इतना विचलित इसलिए होते हैं क्योंकि भारी है मन बहुत, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। इसलिए छोटी सी भी कुछ चोट लगती है तो तरंग उत्पन्न होने लगती है, और फिर वही आपकी फिर आपको पीछे ले जाती है, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ले जाती है, जिसको लोअर डायमेंशनल भी बोलते हैं, 3D। आपको यदि हायर डायमेंशनल बीइंग बनना तो हायर डायमेंशनल वाली आदतें भी डालनी पड़ेंगी ना। इतना है, मतलब ये तो समरी है, मतलब समझ लीजिए। इसमें से जितना समझ में आया उसको आजमाते जाइए, धीरे 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 आपको रास्ता मिलता है। मैं बहुत स्ट्रगल किया इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल किया। एक्चुअली फोर्स, मेरी लाइफ मुझे फोर्स करती थी, इससे प्रश्न आ जाते थे कि जिनके समय समाधान ही नहीं मिलता। तो फिर ओशो को पढ़ना। पहले नेट उतना एक्टिव नहीं था ना, यूट्यूब वगैरह उतना, अभी तो यूट्यूब में बहुत मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। तो वो सब ओशो की बुक से काफ़ी गाइडेंस मिला, उसको भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे वो बहुत सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं, तो उसको समझने के लिए बहुत क्रिटिकल माइंड होना चाहिए कि वो कब मजाक कर रहा है, कब हंसी, कब हंसी करने के मूड में है, कब सीरियस बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा कैच करना पड़ता है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, उनके हंसी मजाक को वो सीरियस ले लेते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है समझने में। तो थोड़ा सा अध्ययन भी करिए, अच्छी चीज होगा। और एक और है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ऑफ ऑल द नेगेटिव डिस्कशन। जितना नेगेटिव डिस्कशन करोगे आपका उतना नुकसान है, आध्यात्मिक नुकसान। जितनी नेगेटिव न्यूज पढ़ेंगे, अवेयरनेस के लिए जरूरी है थोड़ी नेगेटिविटी, क्योंकि पता चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वही उसी में लगे रहो, फिर वो एडिक्टिव रहती हैं, जो न्यूज़ेस रहती हैं ना वो एडिक्टिव रहती हैं। सोलर फ्लेयर आने वाली है, पोल शिफ्ट होने वाला है, हार्प आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब बड़ी एडिक्टिव न्यूज रहती है। देखता हूँ वही वही बातें चलती रहती है, करते रहो। कुछ नहीं होने वाला है इससे। एक बार पता चल गया सोलर फ्लेयर आने वाली, अब वो कब आएगी, कितनी आएगी, कोई नहीं जानता, उसको पूछ पूछ के लोग परेशान होते रहते हैं। तो ऐसी हर चीजें हैं, मतलब इल्यूमिनेटी के बारे में डिस्कशन होता रहता है। इल्यूमिनेटी कर रही है अपना काम ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो कैसे काम करते हैं, इतना काफी है मेरे अनुसार। मुझे नहीं लगता उसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत, क्योंकि उनकी डिटेलिंग जाने मतलब वो तो नेगेटिविटी पे ही काम कर रहे हैं ना। उनकी नेगेटिविटी, जैसे आप जिस तरीके का भी इंटेंट डालते हैं ना प्रकृति में, वो वैसे ही आपको रिटर्न करती है। जैसे आप बोलोगे मुझे इल्यूमिनेटी के बारे में स्टडीज करनी है, वो आपको वैसे ही मैसेजेस भेजेगी, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते जाएंगे, टकराएंगे रास्ते पे, गाड़ी में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, दोस्त यारी में नए दोस्त वैसे तरीके के बनते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को वैसे ही उसी में हैंग अराउंड करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम में ही क्यों ना हो। तो आप जैसे इंटेंट डालते हैं किसी भी तरफ डायरेक्शन में, तो फिर प्रकृति आपको उसी डायरेक्शन में और ढकेलती है, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहती है, प्रकृति संतुलित देखना चाहती है। उनको लगता है अरे यार ये तो नेगेटिविटी में संतुलित रहता है, तो बस उसी में डालो।
बट इवेंचुअली वो आपके लिए नुकसानदायक रहता है। तो जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप समझ लीजिए ऐसा हो रहा है, यदि कोई नई बात ना बता रहा हो तो फिर अवॉइड करिए। ये भी जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार, मतलब वही वही जानकारियां अलग अलग आदमी रोज बोलता है, ब्लैकआउट होने वाला है रोज बोलता है। तो ये भी जरूरी है, साधना कर रहे हो तो एक ये भी साधना करिए, रोकने वाली साधना। जैसे मैंने देखा है कुछ चैनल बहुत नेगेटिविटी आते हैं, तो मैं उसको डू नॉट रिकमेंड कर देता हूँ, मेरे यूट्यूब में आता ही नहीं फिर उन पे उस चैनल से कुछ भी, क्योंकि मेरे को मालूम चल गया कि अभी मेरे को कुछ नया नहीं बताने वाला, तो फिर उसको सुनने तो मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूँ। तो है कि नहीं? हम बात कर रहे थे मेंटल फिजिकल हेल्थ की, है ना? तो उसमें हम दैहिक दैविक भौतिक तीन टाइप के जो व्याधि होती हैं, रोग होती हैं, है ना, या ताप होते हैं, उसकी बात करें तो हमें मन पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली देखा जाए तो अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि टीवी, है ना, या फिर ओटीटीज, या फिर जो एडल्ट वेबसाइट्स हैं ना, वो सब, तो ये सब आपके मन को ही खराब करने के लिए तो बनाई गई है। मतलब देखा जाए तो आपके मन को इम्पैक्ट करे, माइंड प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, कर ही रहे हैं ये। क्योंकि मन तो इलॉजिकल है ना, इलॉजिकल है, उसको बनाया वैसा गया है। क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी लॉजिक से नहीं आती है, क्रिएटिविटी आती है फ्री फ्लो से। हाँ, तो मन हमारा उसी तरह से डेवलप है। और इवन हमारा जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन भी फ्री फ्लो को ज़्यादा, मतलब एक तरह से प्रमोट करता है। और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, या फिर जो खिलाड़ी होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल बंदे होते हैं, इनका राइट ब्रेन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, लेफ्ट ब्रेन थोड़ा कम एक्टिव होता है। क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है, स्टेप बाय स्टेप सोचता है। राइट ब्रेन फ्री फ्लो है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो तरंगों में काम करता है बेसिकली। और वो टुकड़ों में नहीं देखता चीज़ों को, वो समग्र रूप में देखता है। तो माइंड प्रोग्रामिंग जब इन्होंने स्टार्ट की तो ऑफ कोर्स उन्होंने, मतलब दिमाग का जो है वो कम, मतलब कंसंट्रेशन है उनका, मेन है आपके माइंड पे। क्योंकि उनको पता है कि यदि आपके एंटरटेनमेंट में, मतलब धीरे से यदि कुछ गलत चीज़ें डाल दी जाएं तो धीरे धीरे करके वो एक्सेप्टेंस में आ जाएंगी, धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफस्टाइल में आ जाएगी, धीरे धीरे करके वो आपकी आदत में आ जाएगी, एडिक्शन में आ जाएगी। और एडिक्शन जो है वही वो पैदा कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, या ओटीटी के माध्यम से, या इवन जो आपकी हैबिट्स हैं ना उसके माध्यम से। और ये जो साइंस है इन्होंने निकाला था हॉरस से। मतलब इनके दो देवता हैं जो वेस्टर्न सैटेनिज्म वाले लोग हैं, या इलाइट्स लोग हैं, या जिनको आप इल्यूमिनाटी बोल लो, या उनको आप बोन एंड स्कल ग्रुप बोल लो, कितने भी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जो वर्ल्ड रूलर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, एक तो रॉ होता है, एक हॉरस होता है। तो रॉ जो है वो आपका एक तरह से सूर्य का देवता है ना, और हॉरस है वो चंद्रमा का देवता है। तो हॉरस वाला जो पार्ट है, माइंड वाला पार्ट, उस पे ही उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा काम। और हॉरस के बारे में वो बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा लॉ ऑफ वन में रॉ करके जो है वो डीटी की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हॉरस की कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं वो। ये हॉरस को भी तो वो चैनलाइज कर सकते हैं, हॉरस को भी वो दुनिया के सामने ला सकते हैं, अपने माइंड प्रोग्रामिंग की जो चीजें हैं वो ला सकते हैं। तो बेसिकली यदि आपने मन को गुलाम बना लिया तो आपका ब्रेन को तो ओवरशेडो कर ही जाएगा मन। आप खुद यदि अपनी लाइफ स्टाइल को देखो कि भाई सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करते हो, उसमें यदि आपका मन अनबना हो तो आप कोई काम कर नहीं पाते हो। या फिर मन आपका ठीक ना हो तो आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है। हाँ, आपकी बहुत सारी चीजें नहीं होती, मतलब इवन बॉडी की फंक्शनिंग भी इफेक्ट होने लगती है। आपका जो डेली रूटीन है, और खाने पीने का सिस्टम है, या फिर आपकी जो हॉबीज है, वो इम्पैक्ट होने लगती है। मन का इतना ज्यादा प्रभाव होता है। तो सबसे ज्यादा हमें देखा जाए तो अभी करंट सिचुएशन में मन पे ही वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए। मतलब इवन मोर देन द सोल, वी हैव टू वर्क अपॉन ऑन आवर माइंड। इवन जो सूक्ष्म जगत भी है, सबसे पहले आपकी आत्मा को कैप्चर नहीं, आप आत्मा तो बहुत अंदर की चीज है, वो आपके मन को ओवरशैडो करता है। सूक्ष्म जगत, जो नेगेटिविटी है, वो आपकी आत्मा को इम्पैक्ट नहीं करती उतना जल्दी, वो आपके मन को इम्पैक्ट करता है। और
इवन इन लोगों ने क्या किया है कि भाई इनका जो मेन टारगेट महिलाएं, बच्चे क्यों होते हैं और युवा लोग क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मन जो है यदि वो कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक जो यूनिट ऑफ फैमिली है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगी। तो इन्होंने शुरू से ही मतलब इस चीज पे ज्यादा फोकस किया है। और इवन जो जितने भी एडिक्शंस हैं, जैसे आप ड्रग्स ले लो, या फिर आप ये कसिनो वाला जो एडिक्शन है ना, या फिर जो वेबसाइट जो है गलत, उनका एडिक्शन ले लो, या टीवी सीरियल्स, या फिर जो भी टेंडेंसी अभी जो बन गई है लोगों की कि जितना गलत होगा उस तरफ उनका मतलब उत्सुकता ज्यादा रहती है, और अच्छी चीजों की तरफ लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। अच्छे जो चैनल्स हैं वो लोग कम देखते हैं, जहाँ पे इन सब चीजों की बातें, नेगेटिविटी या फिर मतलब थोड़ा डार्क चीजों की बात हो रही है, वहां लोग ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो ये एक स्पायरल होता है, ये स्पायरल क्रिएट किया गया है। देखिए जैसे फैशन क्रिएट किया जाता है, जैसे अभी आपने देखा रिसेंट एग्जाम्पल कि अभी हिंदुइज्म का कितना बूम हुआ राम मंदिर बनने के बाद, तो ये क्रिएट करना पड़ता है ना। पहले लोग उतना ज्यादा मतलब फैशनेबल था नहीं राम का नाम, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एकदम से फैशन में आया, हर घर में आपने देखा झंडा फहरा रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो मतलब फैशन बना। तो वैसे ही अच्छी चीजों को भी फैशन बनाना पड़ेगा, वैसे ही अच्छी चीजों का ट्रेंड लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेंड लाए हैं वो सभी ट्रेंड ऐसे लाए हैं कि जो आपको नेगेटिविटी में ढकेलें। और मन तो देखिए, मन किसी में भेद नहीं करता, अच्छे बुरे में उसका भेद नहीं होता। आप जिस चीज को फैशन में ला दो वो चीज चलने लगेगी। ये ट्रेंड सेटर हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, ये फैशन सेटर हैं, फैशन सेट करते हैं। ये जो कल्चर है उसमें डिफॉर्मेशन करते हैं। इनको पता है कि आपको तोड़ना कहाँ से, आपकी आस्था पे चोट कर दी जाएगी, तो आप उस चीज से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होगे ना। इनका जो जो आज मतलब यदि हम बात करें फेथ, फेथ की है ना, या फिर हम अपने जो स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करें, तो ये उस पे चोट करेंगे किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप कितने सारे पोस्ट देखते होते हो कि जो आपके फेथ पे मतलब चोट कर रहे हैं, है ना। आप फेसबुक में जाओगे तो वहां पे कोई दलित की बात कर रहा है, कोई पैरामेडिज्म को गाली बक रहा है, कोई हिंदुज्म को ही गाली बकने लगा है, कोई मतलब सब मतलब एक तरह से डिवाइड एंड रूल। और ये खुद के लिए यूनाइट एंड रूल रखते हैं, शत्रुओं के लिए डिवाइड एंड रूल यूज करते हैं, मतलब कितने टुकड़ों में बांट सकूं। इनके जितने भी ग्रुप हैं वो सब यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस दैट, सब यूनाइटेड, यूरोपियन यूनियन। लेकिन बाकी इन्होंने कंट्रीज में क्या किया, बाकी कंट्रीज में इन्होंने क्या बनाया, डिवाइड एंड रूल ना, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। अभी जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पहले एक हुआ करते थे, अभी वो इतना ज्यादा कट्टर दुश्मन है। उन उनमें दरार किसने पैदा की, इन्होंने की। इंडिया पाकिस्तान, भाई इंडिया को तो आजाद करके छोड़ सकते थे, उन्होंने डिवाइड करके छोड़ा। उनको पता है कि भाई इनको ऐसा जख्म दे के जाओ डिवाइड का, ये जूझते रहेंगे। कश्मीर का इश्यू बना दिया। इसके बाद चाइना ताइवान का ले लो आप। तो दुनिया में जितने भी मतलब वॉर फ्रंट अलग अलग खुले हैं, ये सब देखा जाए तो पहले एक ही कंट्री थी, इनको अलग अलग कर दिया गया ना। इवन सूडान जैसे सड़े से देश को नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान बना दिया। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि ये इन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल तो खेला ही है, खुद के लिए मतलब दोस्तों के लिए या खुद के लिए यूनाइट एंड रूल, और दूसरों के लिए डिवाइड एंड रूल। तो ये भी इनका माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और दूसरा, आपके कल्चर पे इन्होंने मतलब इस तरह से बताया कि भाई आप बैकवर्ड हो, दिस हो, दैट हो, जबकि वो हमारे ही जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे ही वो पूरा मतलब क्या ले रहे थे, मतलब एक तरह से मोटिवेशन ले रहे थे ना। उन्होंने इन्वेशन के बाद ही तो इतनी सारी खोजें की, उसके पहले क्यों नहीं की, उसके पहले नहीं की। क्यों? क्योंकि उतना उनका दिमाग नहीं चला, कि उनके पास लॉजिक नहीं था, उनके पास ब्रेन नहीं था, क्या नहीं था। उस समय भी देखा जाए तो बाहर के लोग भी यहाँ आते थे व्यापार के लिए, या फिर पढ़ने के लिए। नालंदा में आते थे, तक्षशिला में आते थे। दूसरा जो व्यापार के बड़े बड़े केंद्र थे, सूरत, कोच्चि, कलकत्ता, मुंबई, तो ये यहाँ पे भी पोर्ट्स में विदेशी लोग आते थे, व्यापार भी करते थे। लेकिन इन्वेस्टन के बाद इनको सब कुछ एक्सेस मिल गया पूरा, हर तरह से। पहले इनके पास चीजें जाती थी इंडिया से, पहले गल्फ कंट्रीज में जाता था, गल्फ कंट्रीज से फिर यूरोप में नॉलेज ट्रांसफर होता था, या फिर कुछ भी नया इन्वेंशन या कुछ भी थॉट प्रोसेस, फिलोसफी, कुछ भी।
इसके बाद जब इनको डायरेक्ट एक्सेस मिला तो इन्होंने मतलब सब कुछ डिकोड भी किया और फिर संस्कृत भी सीखी। हमें लगता है कि इनके पास संस्कृत के स्कॉलर कम है, इनके पास बड़ी तादाद में संस्कृत के स्कॉलर्स हैं। हमें लगता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो है ये पढ़ते नहीं हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स को ये जितने भी इनके बड़े साइंटिस्ट हुए सबने पढ़ा है। आइंस्टाइन ले लो, आप न्यूटन ले लो, कोपरनिकस ले लो, गैलीलियो ले लो, सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो इंडियन स्क्रिप्चर से भली भांति परिचित थे। और ये कभी शो नहीं करते कि भाई हम कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बल्कि उल्टा आपसे ये चीजें उन्होंने ली और आपको ही बर्बाद करने का कोशिश किया। जैसे कि अभी नॉर्मल सोसाइटीज में आप देखते हो जो जेलस लोग रहते हैं या फिर वो क्या करते हैं, आपसे फायदे लेते हैं और फिर आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आपने ऐसा देखा होगा रियल लाइफ में भी। तो ये एक ईविल टेंडेंसी है। और ईविलनेस जो है वो मतलब देखा जाए तो कलयुग की बात से बहुत बड़ी है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ी थी। इंडिया में तो फिर भी उतना तेजी से नहीं बढ़ी थी, यहाँ पे भी थी ईविलनेस बढ़ी है। अभी भी आप देख रहे हो कि भाई यदि ईविलनेस नहीं बढ़ी होती तो लोग उतना अट्रैक्ट क्यों होते उस तरफ। तो हमारा जो मतलब देखा जाए तो कल्चरल अटैक हो या स्पिरिचुअल अटैक हो या फिर सोसाइटी में एज अ सोसाइटी जो हम कर रहे हैं उस पर अटैक हो, तो ये सब माइंड प्रोग्रामिंग गेम जो है उसका मतलब हिस्सा ही रहा है। और दूसरा हमारा इवन जो इतिहास है, जिसको हम अपना इतिहास कहते हैं, उन्होंने उसमें भी उन्होंने ऐसी चीजें डाली हैं कि आप अपने इतिहास पे मतलब गर्व नहीं करो, आप अपने आप को कोसो यार हम क्या थे ना, जो भी दिया इन्होंने दिया। अभी ये ना होते तो ऐसा ना होता, वो ना होता तो वैसा ना होता। हालांकि हमारे पास भी हम देखा जाए तो हमारी भी कमियां थी कि भाई हमारे पास यदि इतना नॉलेज था तो उसको हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे थे। दूसरा इस तरह से मतलब जो नए नए इन्वेंशंस हैं वो हमारे लोग क्यों नहीं कर पाए इंडिया में। ठीक है, उन्होंने आपका स्क्रिप्चर चुराया या फिर डिकोड किया या फिर नॉलेज लिया, क्योंकि इनमें एक चीज होती है कि कर्मठता जिसको आप कह लो, ठीक है, या फिर आप कह लो कि शैतानी दिमाग मतलब वो 10 जगह से सोचता है। मतलब एक तरीका नहीं, उसके बाद दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, और यदि 1000 बार भी फेल होते हैं तो वो दोबारा उसको प्रयास करते हैं। तो ये सब चीजें मतलब देखा जाए तो मतलब पाश्विक इंस्टिक्ट में आती हैं या पाश्विक प्रवृत्ति में आती है। तो देखा जाए तो पाश्विक प्रवृत्ति का भी होना जरूरी है, लेकिन एक एक मात्रा में, है ना। उसका ये मतलब नहीं कि पाश्विक प्रवृत्ति आपको ब्रेन को ओवर पावर कर जाए और आपका ब्रेन आपकी आत्मा को ओवर पावर करना, ऐसा नहीं। तो ये सब प्रियोरिटी है ना, मतलब प्रियोरिटी हमें सेट करनी होगी कि हमारा यदि जो बॉडी रूपी रथ है, 1 मिनट, हाँ। जो हमारा मतलब बॉडी तो क्या है, एक हमारा वेसल है जो कि मतलब हमारी आत्मा को मिला हुआ है। और मानव योनि जो कहा जाता है कि एक दुर्लभ योनि है, और इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो वाकई में तरसते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी लेके इस अर्थ में धरा पे ना बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे कि भाई देवताओं को ऐसी क्या चीजें दुर्लभ होती हैं जो मनुष्यों को मतलब कहा गया है कि भाई मनुष्य योनि जो है दुर्लभ होती। क्योंकि देवता भी हैं, उनका भी कुछ लिमिटेशन होता है धरती पे, धरती लोक में उनका भी कुछ लिमिटेशन होता है। क्योंकि वो लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से सब अपनी अपनी जो स्पीसीज हैं या डेटीज हैं या स्पिरिट्स हैं वो काम करती हैं। सबके अलग अलग नेचर के लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ अलग है, नेचर लॉ अलग है, डिवाइन लॉज अलग हैं। वैसे धरती के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको मनुष्य बॉडी मिली है तो आप इतना कुछ मतलब कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो। और यहाँ से फिर आप मनचाही दूसरे डायमेंशन में या रेल में जा भी सकते हो। आप उस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हो। और यदि आप स्पिरिट फॉर्म में हो तो स्पिरिट फॉर्म में आपकी लिमिटेशंस हैं, आपके पास बॉडी नहीं है। तो मतलब देखा जाए तो ये वेसल है, ये वेसल बहुत काम की चीज है जो ह्यूमन बॉडी है। और ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा मतलब देखा जाए तो मतलब सुपीरियर है, क्योंकि इतने सारे स्पीसीज हुए, बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे, बड़े बड़े देव दानव, हर तरह के लोग हुआ करते थे। ये सब डिस्टिंक्ट कैसे हो गए, ये सब गायब कैसे हो गए? क्योंकि देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक तरह से मतलब जो सृष्टि करता है उसकी अभी तक की सबसे मतलब बेस्ट फॉर्मेशन कह सकते हैं। क्योंकि इसने जो ह्यूमन स्पीस ने बहुत कुछ किया मतलब, और देख आप शुरू से लेके अभी तक देख रहे हो। तो पहले जो राक्षस हुआ करते थे, अब राक्षस के फॉर्म में वो ह्यूमन, वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ गए। रेप्टाइल्स जो है वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ गए हैं।
और भी जितनी पाश्विक प्रवृत्तियां के लोग हुआ करते थे, वो सब ह्यूमन फॉर्म में ही आज बॉडी लेके घूम रहे हैं। इतना ज्यादा एडवांस हमारी बॉडी है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के फंक्शनैलिटीज पूरी तरह से नहीं पता है, या फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करने में सक्षम है, वो हमें नहीं पता है। या फिर हम ये कह लें कि हमारे पास वो एक यूजर मैनुअल नहीं है बॉडी का, कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी से, तो वो हमें नहीं पता है। तो ये चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। जैसे सांख्य योग में कहा गया है कि भाई 24 अवयव हैं शरीर के, तो इन 24 अवयवों से हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो देखा जाए तो हमारा जो वेसल है उसका जो मतलब देखा जाए तो हम जो कह रहे हैं कि भाई मैं अपना नाम लेते हैं, जैसे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये हमारी मतलब हमारा अहंकार कह रहा है ना। और अहंकार कह रहा है मतलब अहमकार है ना, मतलब अहंकार भी कोई बुरी चीज नहीं है, इसको बुरा बना दिया गया है। अति ऑफ अहंकार इज बैड ना, मतलब यदि आप अहंकार की अति करते हो कि चारों तरफ आपको मैं दिखे और कुछ ना दिखे, या फिर मैं को ही सबसे आगे कर दो, उसको अति कहते हैं। तो अहंकार की अति खराब होती है, अहंकार गलत नहीं होता। अहंकार इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ऑफ दैट वेसल। तो हम यदि बात करें तो आत्मा के साथ मतलब बुद्धि भी हमें मिली है, हमें एक चित्त मिला हुआ है, हमें देखा जाए तो कर्मेंद्रियां मिली हैं, ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, और इवन हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, अलग अलग टाइप की वायु होती हैं। तो ये सब मिलके जो हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटीज कर रही हैं, इस पे हमें थोड़ा मतलब इन डेप्थ जाना चाहिए। और यदि हम सोचें कि भाई माइंड जो चित्त है, अब जैसे ठीक है योगा ने तो बताया कि चित्त की प्रवृत्ति को कैसे निरोध करें, कैसे रोकें, लेकिन अभी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये वेस्टर्न माइंड प्रोग्रामिंग का, कि आप योग करने भी बैठोगे तो आपका माइंड भटकेगा। दूसरा, अभी सूक्ष्म जगत इतना ज्यादा चारों तरफ एक्टिव है, मतलब जो अनलिबरेटेड सोल्स हैं दुनिया भर में फैली हुई हैं। पहले तो अनलिबरेटेड सोल्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, अभी इतनी ज्यादा हो गई है कि यदि हम बोले कि 8 अरब जो है लोग हैं, है ना, 8 बिलियन लोग हैं, तो ये समझ लिए कि 8 बिलियन से 2 गुना अनलिबरेटेड सोल्स भी होंगी आसपास। तो ये और अभी 4D इंटरेक्शन का जो पीरियड चल रहा है, सूक्ष्म की इंटरेक्शन का, इस समय इतना ज्यादा फैल चुकी है कि आप यदि ध्यान में भी बैठोगे तो आपको वो ध्यान नहीं लगाने देंगी। तो आपका चित्त जो निवृत्ति है वो कैसे कर पाओगे आप? तो हमें इन सब फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे निजात पाएं, इस पे कैसे काम करें। और जो माइंड है ना, माइंड पे भी काम करने का हमें बहुत कुछ मतलब तौर तरीके सीखने होंगे। अच्छा है हम शुरू से आत्मा पे काम करते हुए आए हैं, लेकिन हम यदि माइंड पे काम नहीं करेंगे तो हम भौतिक परिवर्तन उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम कर सकते हो और आप अपने आप का भी मोक्ष भी करा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको यदि बॉडी दी गई है तो कर्म भी करने के लिए भेजा गया है। ऑफ कोर्स आप डिवाइन सोल हो सकते हो, आप एक अच्छी आत्मा हो सकते हो, लेकिन आप यदि यहाँ आए हो तो आपका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिवाइन पर्पस है कि आपको खुद में तो चेंजेस करने हैं, दुनिया में भी चेंजेस आप कैसे ला सकते हो या कर सकते हो, तो वो भी सोचना चाहिए। तो यदि हम माइंड प्रोग्रामिंग की बात करें या चित्त की वृत्तियों की बात करें, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम वो करना चालू कर देंगे तो हम अपने मन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी 2-3 जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, कि जैसे एक 63 सेकंड का एक लॉ है। यदि आप किसी भी चीज, किसी भी विषय, किसी भी बड़े से बड़ा डिजायर, कितना भी इंटेंस डिजायर हो, यदि 63 सेकंड तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो विचार आपकी दिमाग मन से दिमाग से खत्म हो जाएगा। आप इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके देख लेना। यदि आपका मन कर रहा है कि यार मैं कुछ एडल्ट वेब सीरीज देखूं, आप 63 सेकंड के लिए रुक जाओ बस, अपने आप को कंट्रोल कर लो, वो विचार आपका गायब हो जाएगा। यदि आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरा कोई एडिक्शन है वो मैं करूं, आप 63 सेकंड रुको, आपका वो थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्रीथिंग का। आपको कोई योगा नहीं करने की जरूरत है, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं, आप खाली अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दो। जब भी नेगेटिव विचार आता है तो आपकी ब्रीथिंग एबनॉर्मल हो जाती है। आप अभी जैसे जिस कंडीशन में, जिस रूम में बैठे हो, अभी आप गहरी सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो, आप देखो जो आपका नेगेटिव विचार है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि
नेगेटिविटी जो है सबसे पहले आपकी ब्रीथिंग पे इम्पैक्ट करेगी और आपके मन पे इम्पैक्ट करेगी। कोई भी नेगेटिविटी, दुनिया की नेगेटिविटी हो, चाहे वो स्पिरिट वर्ल्ड से आ रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही हो, चाहे आपके पड़ोसी से आ रही हो, चाहे आपके रिश्तेदार से आ रही हो, चाहे आपकी खुद की जो स्मृतियां हैं उससे आ रही हैं, ये सभी स्मृतियां आप देखोगे यदि ब्रीथिंग आपने प्रॉपर कर ली तो दूर हो जाएंगी। दूसरा, आप यदि देखते हो कि आप कभी गार्डन में जाते हो या फिर एक खुले में जाते हो, तो वहां आपको फ्रेश एयर मिलती है। फ्रेश एयर मिलती है, आप उसको इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिविटी में आ जाते हो। कितना भी आदमी मतलब नेगेटिव या डिप्रेशन में चल रहा हो, यदि गार्डन वगैरह जाता है या फिर बाहर कोई कैंपिंग में जाता है, टूर वगैरह करता है, तो एकदम फ्रेश महसूस करता है, क्योंकि उसका हवा पानी, सर्कमटेंसेस, एटमॉस्फेयर, ऑरा, सब कुछ चेंज हो रहा होता है। तो हमें देखा जाए तो जो चीजें दिख रही हैं उसके अलावा जो ना दिखने वाली चीजें होती हैं उस पे भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। और इसका माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। तो ये जैसे ब्रीथिंग टेक्निक हो गई, इसके पहले 63 सेकंड का रूल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी मानसिक विकार हैं, इनसे आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकल वे में और इजीली ना आप छुटकारा पा सकते हो, निजात पा सकते हो। तो माइंड प्रोग्रामिंग या फिर आपके चित्त का कंट्रोल जो है, सबसे पहले तो इसको आप रिक्लेम करो अपनी लाइफ में। यदि सबसे ज्यादा कुछ रिक्लेम करने की चीज है तो वो है आपका मन, वो है आपका चित्त। चित्त थोड़ा और ब्रॉड वर्ड है, मन तो एक छोटा नैरो वर्ड है। यदि आपने अपने चित्त को रिक्लेम कर लिया तो समझ लो आपने अपनी लाइफ को रिक्लेम कर लिया। लाइफ को रिक्लेम कर लिया, क्योंकि हमारा जितना भी अस्तित्व है भौतिक जगत का, या फिर रिलेशनल, इवन जो रिलेशनल आपका अस्तित्व है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आपके मन से, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आपके चित्त से। आपका चित्त एकदम स्वस्थ है तो आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप देखोगे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है वो भी आपकी तेज हो जाएगी। इवन जो छोटे मोटे काम आप नहीं कर पाते हो, आपका मन नहीं लगता, वो भी दूर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अनमना करके रखी हुई थी या फिर आप वो नहीं कर पा रहे थे, वो भी आप करने लगोगे। अपनी हॉबीज भी आप बना पाओगे, अपने आप को भी ग्रो अप कर पाओगे। और मन जो है वो यदि ब्रेन के साथ प्रॉपर वे में काम करेगा, गाड़ी के दो पहियों की तरह, तो बहुत अच्छा चलेगा। वैसे ही यदि हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के जो चार पहिए हैं, ब्रेन, बॉडी, हार्ट एंड सोल, तो चारों सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना। यदि हमारा एक पहिया गड़बड़ है और बाकी तीन पहिए एकदम टनाटन है, तो ये जो हमारा गड़बड़ पहिया है वो बाकी चारों को भी वेयर आउट करवा देगा, वो भी घिसने लगेंगे। तो यदि आपका ठीक है, ब्रेन अच्छा है, बॉडी भी आपकी तंदुरुस्त है ना, लेकिन हार्ट एंड सोल में प्रॉब्लम है तो भी गड़बड़ है। तो हार्ट बोले तो इमोशन का एक स्पंदन का केंद्र होता है। हमें लगता है कि हार्ट जो है वो पंपिंग का काम करता है, वो पंपिंग मशीन नहीं है। खाली हार्ट जो है वो रक्त को बाहर फेंक देता है, बस इतना ही काम करता है। मतलब ये नहीं है कि वो एकदम आखिरी छोर तक पंप कर रहा है, वो पंपिंग मशीन नहीं है। वो हार्ट क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो मतलब हार्ट में इनपुट और आउटपुट की जो नलियां होती हैं उसमें एक से ब्लड आ रहा है, एक से ब्लड जा रहा है, वो ब्लड को बाहर बस फेंक रहा है। ब्लड जो है खुद ट्रेवल करता है। जैसे कि पेड़ों में जब जड़ों में पानी डाला जाता है तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता है, पत्तियों तक जाता है, तो उसमें कोई पंपिंग मशीन नहीं लगी होती है। वो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं। वैसे ही हमारा ब्लड भी जो है, हार्ट ने बाहर ब्लड फेंक दिया और वो ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन हमारा हार्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट अंग है, ये स्पंदन क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है मैजिक। आपके जो इमोशंस हैं, है ना, इसका केंद्र होता है ये। देखा जाए तो लोगों को ये मतलब एक तरह से भ्रम है कि भाई हमारा जो मन है या चित्त है वो हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है। नहीं, आपका हार्ट का उसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। क्योंकि स्पंदन जो है, आपकी शरीर में जो भी स्पंदन हो रहे हैं वो हार्ट से ही ट्रेवल कर रहे हैं, देखा जाए तो। यदि आपका हार्ट जो है स्वस्थ है, और तो वो स्पंदन भी स्वस्थ करेगा, और स्पंदन स्वस्थ करेगा तो इवन जो हार्मोन्स यदि ब्लड में इंजेक्ट हो रहे हैं अलग अलग ग्लैंड से, कुछ ग्लैंड ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ बीच में है, अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग पोजीशन पे हैं, वो ब्लड में खाली रिलीज हो जाते हैं। और देखा जाए तो स्पंदन के थ्रू वो अपना ट्रेवल भी करते रहते हैं अलग जगह। और
यदि हम हार्ट की बात करें तो हार्ट एक तरह से हमारा इमोशनल प्लस आप एक तरह से फिजिकल हेल्थ जो है ना, उसमें एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होता है। और हार्ट का मेमोरी भी होता है। हमें लगता है कि मेमोरी केवल ब्रेन में होती है, ऐसा नहीं। हार्ट भी जो है उसमें हजारों मेमोरी सेल्स होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, मतलब नॉट एट मच एज एज ब्रेन, बट हाँ थोड़ी संख्या में होते हैं। इवन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी मेमोरी सेल्स होते हैं। वो उसके लिए मतलब ब्रेन में आप कितना भी उसको इंडिकेशन दो, ब्रेन से आप बोलो कि मेरा डाइजेशन ठीक कर, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। उसके अलग मतलब मेमोरी सेल्स होते हैं। कुछ चीजें ब्रेन से आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो, कुछ चीजें ब्रेन से आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे। तो यदि हम बात करें कि भाई हमारा चित्त सही हो गया, मन सही हो गया, तो उसका हमारा फायदा ये हो रहा है कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग एटलीस्ट जो है वो स्वस्थ हो जाती है। वो मतलब एक तरह से आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कह लो, या फिर आप कह लो कि भाई आपकी ब्रेन की टेक्निक्स कह लो, या फिर कुछ भी आप कह लो इसको, या फिर आप मोटिवेशन कह लो, या फिर आप कुछ भी इसको कहो, लेकिन अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कारणों से लोग इस पे शुरू से काम करते आए हैं। और अभी की कंडीशनिंग ये हो गई है कि हम इतना ज्यादा मतलब कुछ चीजों के हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम इस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। पहले ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते थे, बहुत सारे रिक्रिएशन की टूल्स होते थे कि हमारा मन जो है बिजी रहता था, वो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता था। और क्रिएटिविटी भी लोगों में रहती थी, और एक आत्मीयता लोगों में रहती थी, और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत होते थे। मतलब not only subject to any interest, or you can say love like that। मतलब लोग दोस्ती भी करते थे तो एकदम दिल से करते थे। और अभी वो चीज धीरे धीरे कम होती जा रही है, सोसाइटी टूटती जा रही है, इवन फैमिली यूनिट्स टूटती जा रही हैं। तो इसका एक बड़ा रीजन मतलब देखा जाए तो आपका हार्ट और आपका जो चित्त है ना, वो है। तो हार्ट और चित्त पे भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, वो आप लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस।